बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ और इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। ये तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ of planetary motion states that the square of period of any planet about sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of ellipse. As we know, solar system में जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल हैं। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में आप जानते हो सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो केपलर के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वी नो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होता है। ये है केपलर्स थर्ड लॉ और इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। सो इस लॉ को हम करेंगे प्रूफ। ठीक, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू, लॉ ऑफ पीरियड्स। सो दोनों नाम आपने याद भी करने हैं, एज ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज कहा था, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम प्रूव करेंगे कि वाकई जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये भी कहा जा सकता है कि जो रेशो होती है टाइम पीरियड के स्क्वायर की और सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब होता है, इनकी जो रेशो होती है इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। ये भी बात हम कह सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि जब चीज़ों की रेशो कांस्टेंट हो ना तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ऐसे कहा जा सकता है। अब इसको हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमने ये प्रूफ है इसका। सपोज करते हैं जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आल्दो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता तो हम ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं, और जो डिस्टेंस है जो आल्दो वेरी करता है, लेकिन हम मीन डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम सपोज करते हैं कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, सही तरह नहीं बना, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो सपोज ये करते हैं कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, ठीक है, सन के गिर्द। ये सन है हमारा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं सन ले लेता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल एम एस सन की मैस। ठीक है, इसके गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ये सपोज कोई प्लैनेट है पी, और जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन, आल्दो इट वेरीज, तो एवरेज डिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं, सपोज वो आर है, एवरेज डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। ओके, नो
अब ये जो प्लानट है ये सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। हम जानते हैं सर्कल में जो चीज़ें मूव करती हैं उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड की गई है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, 90 के एंगल पे फोर्स लग रही है। तो ये इसका जो स्ट्रेट पाथ होता है फिर वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन है। तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स विच इज नीडेड टू बेंड स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में यूं बेंड कर देती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सन और मून के, सन और प्लैनेट के बीच में ये इक्वल होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून, बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। ये mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो m जो है यहाँ पे ये मास ऑफ द प्लैनेट है। m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। ठीक हो गया। v क्या है? स्पीड ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट के ऊपर फोर्स लग रही है ना, मास ऑफ प्लैनेट। और जो r है वो मीन डिस्टेंस है, ये एवर डिस्टेंस है, PLANET प्लैनेट। और ये जो g, कैपिटल G और m मास ऑफ प्लैनेट है, कैपिटल M मास ऑफ द सन है, ओवर r²। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये दोनों जो है वो इक्वेट कर दिया आपने। ठीक है। वेयर r इज द, जो r है वो क्या है? वेयर r इज द, वेयर r जो हमने लिया है जिससे मैंने बताया आपको, वेयर r इज द मीन रेडियस। क्योंकि पाथ जो है वो जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है, तो मीन रेडियस है ऑफ द ऑर्बिट फॉलोड बाय द प्लैनेट अबाउट द सन। ठीक है। फर्स्ट यहाँ में यही कहा था कि जो पाथ, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं। एलिप्टिकल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो सन से सेम नहीं होता, इसलिए हमने मीन डिस्टेंस की बात की है। r इज द मीन डिस्टेंस। सो अब हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास इक्वल हो गई है। यस, वी कैन राइट ओवर हियर, ये था mv² ओवर r इज इक्वल टू, क्या था? इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r²। ये था। अब देखिए जो v होता है यहाँ पे, ये v इज इक्वल r ओमेगा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। v इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा, v का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? v² इज इक्वल टू r² ओमेगा²। v² इज इक्वल टू r² ओमेगा², r² ओमेगा²। तो ये वैल्यू जो है वो आप इस जगह पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बना? m इंटू ये v² की वैल्यू r² ओमेगा² ओवर r इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r²। ठीक हो गया ना? तो आप देखिए जो m है इसे m काट गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर हम रेड कर लेते हैं। ये जो m है ना, इससे ये m तो कट गया। इस r से ये वाला जो r का स्क्वायर है ना, ये एक r इसमें से कट गया। हमारे पास क्या बचा?
आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये बात जानते हो कि जो टाइम पीरियड होता है जब कोई चीज़ जो होती है वो सर्कल में रिवॉल्व करती है, इस तरह ये सपोज कोई चीज़ मूव कर रही है ऐसे, तो एक मुकम्मल रेवोल्यूशन को हम कहते हैं, टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो टी टाइम पीरियड होता है इक्वल किसके होता है, टी इज इक्वल टू हम जानते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। अच्छा, अब ये कहाँ से आ गया? आल्दो ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बताता हूँ ये कहाँ से आया। हम जानते हैं S इज इक्वल वी टी होता है, S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, और T इज इक्वल टू एस ओवर वी होता है, T इज इक्वल टू एस ओवर वी आ जाएगा, यहाँ पे बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा एस ओवर वी। ठीक है, ये जो T है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप टाइम पीरियड, वन रोटेशन के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू, जो एस है ये डिस्टेंस है और एक पूरी रेवोल्यूशन डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ओवर वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये याद रखिएगा, अगर ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा उधर ले जाओ तो टी इधर ले जाओ, ये भी हम निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये पाई है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ये भी ठीक है, ये ओमेगा इसके इक्वल होता है। आल्दो ये एफएससी वगैरह में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद था तो मैंने आपको याद करवा दिया कि एस होता है वो बराबर किसके होता है, 2 पाई आर के। एस इज इक्वल टू पाई वी टी, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब t इज इक्वल टू एस ओवर वी, यहाँ से t निकाला, t इज इक्वल टू एस ओवर वी होता है। तो जब हमने टाइम पीरियड निकालना है तो इसको t को हमने कैपिटल T लिखा है, ये जो t है ये कोई टाइम है, लेकिन जब टाइम पीरियड है उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। s जो डिस्टेंस होता है, जब सर्कल के में कोई चीज़ घूमती है ना, तो एक रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस कवर होता है वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और सरकमफेरेंस को हम कहते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सर्कल के लिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इधर भी हमने लिखा था ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे v इज इक्वल आर ओमेगा, r से r काट गया 2 पाई ओवर ओमेगा, ये हमारे पास t आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है, या ओमेगा इज इक्वल क्या आ गया 2 पाई ओवर t, याद रखना है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपने इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये क्या बन गई इस ओमेगा की वैल्यू, इस ओमेगा की वैल्यू जी आपके पास बन गई इस ओमेगा की वैल्यू आर का आर वैसे का वैसा आ गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो ये 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर है इसको इधर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर, ठीक हो गया।
over t square is equal to capital G, capital M divided by r cube, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और आर क्यूब को उस तरफ ले जाओ। हमारे पास बना 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम और इक्वल किसके आ गया, इक्वल टू ये टी स्क्वायर उधर आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया। अब आप गौर करो कि ये जो जी एम है, ये 4 पाई स्क्वायर है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ये मैं इसको कलर डिफरेंट लेके इसको जी ये वाली चीज़ देखिएगा, ये वाली चीज़ ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो ये आपस में क्या होंगे, डायरेक्ट इक्वेशन होंगे। तो टी स्क्वायर और आर क्यूब क्या हो गया आपस में, डायरेक्ट इक्वेशन। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, टी स्क्वायर इज डायरेक्ट इक्वेशन टू आर क्यूब। हेंस द लॉ ऑफ पीरियड इज वेरीफाइड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो हमने कहा था ऑलमोस्ट सर्कुलर, लेकिन अगर हम आर की बजाय ए पुट कर दें सेमी मेजर एक्सिस तो आ जाएगा। A similar result can be obtained for elliptical orbits by replacing the r with small a। ठीक है, अगर आप r को ना इसको आप स्मॉल a पुट कर दो, मसलन ऐसे जैसे था ना, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसको आप ऐसे कह सकते हो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या आपने लिखा था, कांस्टेंट ए क्यूब। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। वही आ गया कि द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड टू द स्क्वायर ऑफ टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और T1 स्क्वायर ओवर A1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर ओवर A2 का क्यूब। अब ये कैसे आ गया, ये जो T1 T2 है, ये तो 2 टाइम पीरियड है। ये 2 टाइम पीरियड कैसे हो सकते हैं, तो 2 टाइम पीरियड एक प्लैनेट के नहीं, ये पे 2 प्लैनेट के होंगे। सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे जो है ये हमारा फोकस है और यहाँ पे सन है। ठीक है, जिसका सेंटर है, और ये दूसरा फोकस है, ये एपीलियन है, ये पेरीहिलियन है, और यहाँ पे एक प्लैनेट है जो मैं डिफरेंट कलर दे रहा था ताकि आपको आसानी हो समझने में। फर्ज किया प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट है, ये P1 प्लैनेट है। तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। अब एक और प्लैनेट ले लें, ये अनदर प्लैनेट है, अनदर इलिप्टिकल ऑर्बिट है किसी और प्लैनेट के लिए, और यहाँ भी कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सपोज ये। ठीक है, ये प्लैनेट क्या है, ये P2,
सारी बात है, ये जो प्लानट है इसका अपना टाइम पीरियड होगा, इसका अपना टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दो अलग अलग के लिए इसका जो डिस्टेंस होगा ना सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस A1, और जो दूसरा होगा ना उसको कहेंगे A2। इसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा इसके सेंटर से ये सेमी मेजर एक्सिस A2, ठीक है। पहले ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो यहाँ पे T1 होगा उससे का T2 हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, और T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 का क्यूब डिवाइडेड बाय A2 का क्यूब, ये भी आप लिख सकते हो। आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको या कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है इससे पूछा जा सकता है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो इन जर्नल हम फिर लिखते हैं, इन जर्नल ये था ना, ये स्पेसिफिकली दो ऑर्बिट के लिए लिखा, इन जर्नल फिर हम क्या लिखते हैं, इन जर्नल, ठीक है, इन जर्नल लिखेंगे इन RAL, इन जर्नल T स्क्वायर ओवर A क्यूब। जब हमारे पास एक ही ऑर्बिट हो तो उस वक्त एक ही प्लानट हो और उस वक्त लिखेंगे T स्क्वायर ओवर A क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ पीरियड से लॉ, थर्ड लॉ, या आप ऐसे ही कह सकते हो T स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट A क्यूब। तो T स्क्वायर और A क्यूब आपस में क्या होगा, T स्क्वायर जो है वो डायरेक्ट इक्वेशन हो गया A क्यूब के। यही आपने स्टेटमेंट में कहा था कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit, of the ellipse. This is the proof of the Kepler's third law or law of periods. Okay, Allah Hafiz.